Students, today we'll discuss the topic that is ionization enthalpy in D block elements. So बेटा जो ionization enthalpy है that you have studied basically in the class 11th और वहाँ पर हमने काफ़ी डिटेल में स्टडी किया था what are the factors affecting the ionization enthalpy and all. So यहाँ पर हम 12th में factors को डिस्कस नहीं करेंगे. We have to apply the ionization enthalpy in case of D block element, but एक रिवाइवल ज़रूर करते हैं because if the factors are not clear तो हम इस टॉपिक को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे. So I'll start with the meaning of ionization enthalpy. It is denoted by delta IH, or ionization energy it is denoted by IE. Both are the same things. So what is this? Just see out. Suppose बेटा ये आपका एक न्यूक्लियस है और ये मैंने कुछ शेल्स ड्रॉ की हैं. This is the first shell, second and my dear this is the third shell. So first में हमने 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए. सेकेंड में हम फर्स्ट में वी हैव एडिड 2 इलेक्ट्रॉन्स. सेकेंड में हम लोग ऐड करते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स. 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. और ये थर्ड शेल में हमने 1 इलेक्ट्रॉन डाला. सो ये देखिए सबसे पहले विच इज योर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन. हमें क्या देखना है? वी हैव टू सी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हमें देखना है. तो ये जो थर्ड शेल का इलेक्ट्रॉन है दिस इज द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन. फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज. अब इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे क्या होगा? इसका जो न्यूक्लियस से डिस्टेंस है वो सबसे ज्यादा होगा. इट हैज मोर डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस. अब बेटा डिस्टेंस ज्यादा होगा तो इस इलेक्ट्रॉन पर जो न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सबसे कम होगी. इट हैज लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो हम इसको बोल सकते हैं मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन. व्हाट वी विल से? मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन. ठीक है, यानी इस इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस की फोर्स सबसे कम है. अब इस इलेक्ट्रॉन को अगर हमें रिमूव करना है, वांट टू रिमूव दिस इलेक्ट्रॉन, तो जो एनर्जी मैं सप्लाई करूंगा दैट एनर्जी इज आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन एंथैल्पी. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो डेफिनेशन क्या होगी? इट इज सिंपली द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव most loosely bound electron from the isolated gaseous atom. ठीक है. सो हमें अब स्टडी क्या करना है? देखिए सिंपल फैक्टर्स के बारे में थोड़ा रिवाइव कराऊंगा. अगर कोई फैक्टर इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बढ़ाएगा तो इसे निकालने के लिए हमें एनर्जी ज़्यादा अप्लाई करनी पड़ेगी. इफ एनी फैक्टर डिक्रीजेज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तो इसको निकालने के लिए एनर्जी कम अप्लाई करनी पड़ेगी. ठीक है. तो मेन फोकस किस पे है? यू हैव टू सी कि आपका कोई भी फैक्टर आपके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज. दैट यू हैव टू सी. सो जो फैक्टर्स हम स्टडी करते हैं अभी, स्टडी इन द सेंस कि हम एक रिवाइवल करेंगे, क्योंकि बिकॉज इफ यू डोंट नो द फैक्टर इट इज नॉट पॉसिबल टू अंडरस्टैंड. और अगर आप बहुत डिटेल में जाना चाहते हो तो मेरा एक लेक्चर है आयनाइजेशन एंथैल्पी. ठीक है, क्लास 11th का है. दैट इज अ मोर देन 1 hour लेक्चर. उसमें से सी द थ्योरेटिकल पार्ट वेयर आई हैव एक्सप्लेन्ड ईच एंड एवरी यू कैन से फैक्टर. चलिए, सो द फैक्टर्स ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी और आयनाइजेशन एनर्जी बोथ आर द सेम थिंग्स है. सो इसमें जो जो फैक्टर हैं हम डिस्कस करेंगे 1 by 1. सो पहला फैक्टर हम लेके चलते हैं साइज का. अगर बेटा साइज ज़्यादा होगा, सिंपल सा लॉजिक है, देन डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन वो भी ज़्यादा होगा. अब अगर आपका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से ज़्यादा होगा, न्यूक्लियस से दूर होगा, डिस्टेंस ज़्यादा होगा, तो उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी? न्यूक्लियस की कम होगी. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर कम होगी तो मान के चलिए जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो भी आपकी कम होगी. सो जो आपका साइज वाला फैक्टर है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एंथैल्पी. नाउ द सेकेंड पार्ट आफ्टर दैट, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. चलिए, जो आपकी फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस हैं, लाइक हम D10 बात करें, P6 की बात कर लें या F14. ठीक है. सो दीज आर द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस.
ठीक है। फुलफिल्ड के साथ बेटा जो हाफ फिल्ड होती हैं, जस्ट लाइक यू विल से D5 की बात कर लें या P3 और F7 की बात करें, दीज आर आल्सो द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बट सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होते हैं? फुलफिल्ड, उसके बाद होते हैं हाफ फिल्ड। सो अगर आप फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो उनकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी लेस स्टेबल। D10 बिकम्स D9, P6 बिकम P5, F14 बिकम्स F13। सिमिलरली अगर आप हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस से इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हो तो उनकी कॉन्फ़िगरेशन की स्टेबिलिटी भी डिक्रीज करती है कि D5 बिकम्स D4 बेटा, P3 बिकम्स P2 एंड F7 बिकम्स F6। सो क्योंकि ये पहले से स्टेबल है और इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद इनकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है, रिड्यूस्ड स्टेबिलिटी, आई विल से रिड्यूस्ड स्टेबिलिटी। सो सिंपल लॉजिक, सबसे ज़्यादा आयनेशन एंथैल्पी फुल फील्ड की, उसके बाद हाफ फील्ड की, और जनरल स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जो आयनेशन एंथैल्पी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। वन रीजन यू विल एक्सप्लेन, बिकॉज आफ्टर द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन द स्टेबिलिटी गॉट रिड्यूस्ड, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। सो ये बेटा सेकेंड फैक्टर हमने डिस्कस किया। थर्ड, न्यूक्लियर चार्ज। Now the nuclear charge. Nuclear charge is the simple, you can say, force of attraction between the nucleus and the electrons. जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है विद द फोर्स दैट इज सेड टू बी द न्यूक्लियर चार्ज। इसका सिंबल बेटा Z होता है। सो सिंपल ध्यान रखिए, अगर आपका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा होगी, ऑब्वियसली आयनाइजेशन एंथैल्पी भी ज़्यादा। सो देयरफॉर इट इज़ रिटन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब आप कैसे पता लगाओगे कि किसका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है? तो ध्यान रखिए, इसका सिंबल Z है। Z इज़ द सिंबल ऑफ एटॉमिक नंबर आल्सो। तो जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा उसका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा। आई स्पेशली राइट है, मोर इज द एटॉमिक नंबर, more is the nuclear charge. Student, if I'll say scandium 21 और titanium 22, अगर मैं ये आपको देख के चल रहा हूँ तो which has the more nuclear charge? See the atomic number. Scandium is the atomic number 21, titanium is the atomic number 22. So I will say the nuclear charge of titanium is more than scandium. तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। Similarly, if I'll say carbon 6, nitrogen 7, which has the more nuclear charge? Nitrogen 7 will have the more nuclear charge. So this I have discussed nuclear charge. After that I will discuss effective nuclear charge. See out. Now effective nuclear charge, ZEFF. Z effective means, just again I'll explain. चलिए, अब this is the first shell containing 2 electrons. I'll take second shell, I'll take 1 electron. So nucleus will attract all these electron by a force that is nuclear charge. But अगर इस इलेक्ट्रॉन पे, outermost इलेक्ट्रॉन पे, I'll repeat, outermost इलेक्ट्रॉन पे जो नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी न्यूक्लियस की, दैट इज सेड टू बी द अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सभी इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स आएगी दैट इज अ न्यूक्लियर चार्ज। एंड इफ आई विल से द नेट और एग्जैक्ट फोर्स हम कैलकुलेट करें outermost electron पे, that is you can say the effective nuclear charge. So what is effective nuclear charge? It is the net force of attraction on the outermost electron. And obviously it understand कि बेटा Z effective अगर ज़्यादा होगा तो force of attraction on outermost electron भी ज़्यादा होगी, hence ionization enthalpy भी ज़्यादा. Therefore Z effective is also directly proportional to आयनाइजेशन एंथैल्पी। बट एक कंडीशन है, इसको अप्लाई कहाँ पे करना और कैलकुलेट कैसे करें। इसका फॉर्मूला याद रखिए, दिस इज इक्वल टू प्रोटॉन अपॉन इलेक्ट्रॉन्स। तो इसको हम अप्लाई करेंगे जब आप आइसो इलेक्ट्रॉनिक में डील करते हो, व्हेन यू आर डीलिंग इन द आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैविंग द
सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेकेंड, जब आप किसी मेटल का उसी के पॉजिटिव आयन से कंपैरिजन करोगे तब भी हम इसको लेके चल सकते हैं, और अगर आप मेटल के ही दो पॉजिटिव आयन को कंपेयर करोगे तब भी हम जेड इफेक्टिव को यूज कर सकते हैं। क्लियर? चलिए, नाउ वी विल डू द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जो यहाँ पे काफ़ी काम करेगा, तो इसको ध्यान से समझना है क्योंकि इट इज़ वेरी कॉन्ट्राडिक्टरी, और मैं क्लियरली कहूँ कि नॉट इवन इन अ सिंगल बुक दिस इज क्लियर। जब आप 5-6 बुक से नेट का डाटा उठा के और प्रैक्टिकल आइंस्टाइन एंथैल्पीज की वैल्यू को देखते हो तब जाके हमें कंसेप्ट क्लियर होता है। तो ये जो मैं अभी बता रहा हूँ शील्डिंग इफेक्ट, इसको बहुत ध्यान से समझना है क्योंकि इस चैप्टर में बेसिकली हम इसी पे काम करेंगे। शील्डिंग इफेक्ट, SE, आल्सो सेड टू बी द स्क्रीनिंग इफेक्ट। चलिए अब इस चीज़ पे काम करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि हम स्कैंडियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, टाइटेनियम की और वेनेडियम की। एटमिक नंबर 21, एटमिक नंबर 22, 23। स्कैंडियम आर्गन 4s2 3d1, टाइटेनियम इज आर्गन 4s2 3d2, वेनेडियम इज आर्गन 4s2 3d3। तो जो फोर्थ शेल है ये आपकी वैलेंस या आउटर मोस्ट शेल है, और ये 3D जो है ये आपकी इनर शेल है। आप इसको n-1d भी बोल सकते हैं। तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट है उनमें क्या खास बात है कि जो इलेक्ट्रॉन है, लास्ट इलेक्ट्रॉन, वो आउटर मोस्ट शेल में ऐड नहीं होता, वो आपकी पेनल्टीमेट शेल या आउटर से अंदर वाली शेल में ऐड होता है। तो अब ये फैक्टर शील्डिंग इफेक्ट हम कब अप्लाई करते हैं? जब आपका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में ऐड नहीं होगा तब आपको शील्डिंग इफेक्ट में काम करना है। कब काम करना है? व्हेन द लास्ट इलेक्ट्रॉन, मैंने भी आउटर मोस्ट बोल दिया था, लास्ट इलेक्ट्रॉन वर्ड होगा, व्हेन द लास्ट इलेक्ट्रॉन इज नॉट एडेड टू आउटर मोस्ट शेल। जब आपका आखिरी इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में ऐड नहीं होगा तब हमें शील्डिंग इफेक्ट के बारे में सोचना है, अदरवाइज हमें इसको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो अब वर्कआउट करते हैं कि शील्डिंग इफेक्ट होता क्या है। जस्ट सी आउट, पहले डायग्रामेटिकली समझते हैं। तो कंडीशन ध्यान रखिए, वेन एवर द लास्ट इलेक्ट्रॉन इज नॉट एडेड टू द आउटर मोस्ट शेल, तो शील्डिंग इफेक्ट पे काम करना है। देखिए कैसे, अब मैं दो ही ड्रॉ करूंगा, 3D और 4s। ये बेटा मैंने 4s ड्रॉ कर दिया और ये मैंने ड्रॉ करा 3D। 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये 3D में 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब जैसे जैसे देखो 3D में इलेक्ट्रॉन आपके एंटर हो रहे हैं, 1 2 3, ये हम ऐड कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन 3D में। जैसे जैसे आप 3D में इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, सो बेटा दिस 3D और इनर शेल इट विल एक्ट एज अ शील्ड और स्क्रीन। ये कैसे काम करेगी? ये एक स्क्रीन और शील्ड की तरह काम करेगी, जो किसके बीच में है? न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में। ठीक है, अब अगर तो ये शील्ड प्रॉपर है, जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन डालोगे तो ये शील्ड प्रॉपर हो जाएगी। उसकी वजह से क्या होगा? इन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी। मेन चीज क्या होगा? न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी। सो जैसे जैसे आप इनर शेल में इलेक्ट्रॉन डालते हो, ठीक है ना, वो जो इनर शेल है वो आपकी एक स्क्रीन और शील्ड की तरह काम करती है न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे। तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में क्या होगा? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी, देयरफॉर आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस। ठीक है, ये काम हुआ आपका किसका? शील्डिंग इफेक्ट का। ठीक है, सो अब इसको भी कई पार्ट्स में स्टडी करेंगे। अब मैं एक चीज यहाँ पे लिख देता हूँ, आई विल राइट हियर। अब देखिए, शील्डिंग इफेक्ट अगर ज्यादा हो रहा है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी आपकी डिक्रीज, सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू शील्डिंग इफेक्ट। अब एक चीज और, कि ये जो शील्डिंग इफेक्ट है ये किसके अपोजिट काम कर रहा है? न्यूक्लियर चार्ज के। वेरी इंपॉर्टेंट, शील्डिंग इफेक्ट जो है इट विल वर्क अपोजिट टू द न्यूक्लियर चार्ज। और यू कैन से जो शील्डिंग इफेक्ट है क्या करेगा? इट कैंसल्स द न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, क्योंकि भाई एक फैक्टर तो आयनाइजेशन एंथैल्पी को बढ़ा रहा है, एक कम कर रहा है, तो एक तरीके से कैंसिल करेगा। और हमारा मेजर फैक्टर न्यूक्लियर चार्ज है, ये माइनर फैक्टर है, ध्यान रखना है इस चीज को।
सो अब मैं ये बताऊंगा कि शील्डिंग इफेक्ट जो है वो न्यूक्लियर चार्ज को कब कैंसिल करेगा और कब उसको पूरी तरह से कैंसिल नहीं कर पाएगा। तो दो चीजें अब आपको ध्यान से करनी यहाँ पे। पॉइंट नंबर 1, शील्डिंग इफेक्ट जो है इट पार्शियली कैंसल्स न्यूक्लियर चार्ज। पार्शियली कैंसिल मतलब पूरी तरह से कैंसिल नहीं करेगा। अब ये चीज मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि बेटा डी में D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8 ऐसे हम लास्ट में भरते हैं। तो जब तक आपकी ये जो वॉल है D5 तक, ठीक है। अब एक चीज और देखिए, अब क्या एक इलेक्ट्रॉन की दीवार प्रॉपर होगी? दीवार या शील्ड कब प्रॉपर होगी? जब उसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। सो शुरू में जब आप D1, D2, D3, D4, D5 तक जाओगे तो जो आपकी शील्ड होती है बेटा, वो शील्ड प्रॉपर नहीं बन पाती। अगर वो शील्ड प्रॉपर नहीं बनेगी सो वो क्या करेगी? न्यूक्लियर चार्ज को पार्शियली कैंसिल करेगी, पूरी तरह से कैंसिल नहीं कर पाएगी, या यूँ कह सके पूरी तरह से काम नहीं कर रही है वो। और वो अगर पूरी तरह से काम नहीं करेगी तो न्यूक्लियस, वही बात है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर भी इतना मतलब न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम नहीं हो पाएगा। तो ध्यान क्या करना है कि शील्डिंग इफेक्ट न्यूक्लियर चार्ज को पार्शियली कब कैंसिल करेगा? जब आपके D1 से लेकर D5 तक इलेक्ट्रॉन है। बट जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे अब ये शील्ड प्रॉपर होती जाएगी। जब ये शील्ड प्रॉपर होगी तो सेकेंड कंडीशन देखिए। सो D1 से D5 शील्डिंग इफेक्ट कैंसल्स न्यूक्लियर चार्ज। सो D5 ऑनवर्ड्स, D5 के बाद क्या है? ये शील्ड प्रॉपर बनती रहेगी, ऐसे प्रॉपर बनेगी तो आपका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इसको बिल्कुल पूरी तरह से क्या कर सकती है? कैंसिल कर सकती है। इसका रीज़न भी मैंने बताया था, सॉरी इसका एक वो पॉइंट भी हमने डिस्कस किया था एटॉमिक रेडियाई में, जहाँ पर मैंने कहा था बीच में जाकर एटॉमिक रेडियस क्या होता है? कांस्टेंट, क्योंकि वहाँ पर शील्डिंग इफेक्ट पूरी तरह से काम करता है। तो स्टूडेंट ये मैंने इम्प्रॉपर शील्डिंग इफेक्ट नहीं कहा है आपको, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो शील्डिंग इफेक्ट जब आप करो तो ये ध्यान रखना है कि शील्डिंग इफेक्ट प्रॉपरली काम कब करता है? जब वो हाफ फील्ड से ज़्यादा हो, उससे कम वो प्रॉपर काम नहीं करेगा। तो प्रॉपर काम नहीं करेगा तो उसके अगेंस्ट कौन सा फैक्टर है? न्यूक्लियर चार्ज। तो वो न्यूक्लियर चार्ज को अगर प्रॉपर काम नहीं कर रहा है तो पार्शियली कैंसिल करेगा, पूरी तरह से कैंसिल नहीं कर पाएगा। बट अगर वो प्रॉपर काम कर रहा है जो कि D5 ऑनवर्ड्स होगा तो वो न्यूक्लियर चार्ज को पूरी तरह से कैंसिल कर सकता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इम्प्रॉपर शील्डिंग इफेक्ट। इम्प्रॉपर शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? देखो बेटा, अब हम मान के चलते हैं कि सपोज मैंने ये ले लिया बेटा 4F, मैं 4F के रिगार्डिंग डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। दिस इज द 4F। अब 4F में क्या है? जस्ट सी आउट, जो आपकी 4F सबशेल है इट विल हैव अ बिग साइज, उसका साइज बड़ा है। अगर साइज बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन के बीच का जो डिस्टेंस होगा, और यू कैन से इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन डिस्टेंस जो होगा वो ज़्यादा होगा। अब इलेक्ट्रॉन डिस्टेंस अगर ज़्यादा है, ये देखिए ये जो दीवार हम बना रहे हैं, शील्ड बना रहे हैं, सपोज ये 4F है, तो 4F में क्या है? इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, दिस डिस्टेंस इज मोर। डिस्टेंस अगर ज़्यादा होगा तो ये जो आपकी शील्ड है, दिस शील्ड इज इम्प्रॉपर, ये शील्ड आपकी इम्प्रॉपर है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? देयरफॉर वी कैन से कि 4F जो है इट विल नॉट शो प्रॉपर शील्डिंग इफेक्ट, इट शोज इम्प्रॉपर शील्डिंग इफेक्ट। तो इम्प्रॉपर शील्डिंग इफेक्ट कब शो होता है? उसका रीजन आपने देखा कि भाई सबशेल का साइज बड़ा है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा होगा। अब अगर हम कोई दीवार हम बनाते हैं और दीवार में अगर हम 2 ब्रिक्स या ईंटों के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा कर दें तो वो दीवार कभी प्रॉपर काम नहीं करेगी। हमें ईंटों को जोड़ना होता है। जोड़ने का मतलब जितना ईंटों को आप नज़दीक रखोगे उतनी वो दीवार आपकी प्रॉपर काम करेगी। तो जो हमारी बड़ी सबशेल्स हैं जैसे 4F हो गया, इनमें क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन दूर दूर होंगे तो वो जो शील्ड बनेगी वो प्रॉपर नहीं बनेगी, यानी जो शील्डिंग इफेक्ट हो गया वो इम्प्रॉपर शील्डिंग इफेक्ट। अब उसकी वजह से क्या होता है? देखिए ये आपकी 4F जिसने क्या काम करा? इम्प्रॉपर शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है, ये एक दीवार हो, और ये आपके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन,
ये आपका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान देना है बेटा, अगर तो ये दीवार प्रॉपर होती तो इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होनी थी, ठीक है। बट अब ये दीवार है इम्प्रॉपर, सो न्यूक्लियस की इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी ज़्यादा, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या होगी, ज़्यादा। फिर से समझिए, अगर ये दीवार प्रॉपर होती तो न्यूक्लियस की आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती, आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती। बट ये दीवार इम्प्रॉपर है, सो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे क्या होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा, आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा। और ये हम किस केस में स्टडी करेंगे अभी, 4f के केस में, ठीक है। सो यहाँ पर हम इम्प्रॉपर शील्डिंग इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जाएगा, ठीक है, और ये 4f के केस में आपको करना है। सो बेटा मैंने काफ़ी टाइम लगाया आपको फैक्टर समझाने में, ठीक है। क्यों लगाया, क्योंकि अब हम डायरेक्टली इनको अप्लाई करेंगे तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा कि कहाँ पर क्या है। फिर से बता देता हूँ, शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट काम कब करेगा, जब आप अंदर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका, सॉरी, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो आप आउटर मोस्ट शेल में नहीं ऐड करोगे। शील्डिंग इफेक्ट जो है वो कब काम करता है, जब आपकी सब शेल आधी से ज़्यादा भरी हो, ठीक है ना। यानी काम कहने का मतलब है कि शील्डिंग इफेक्ट को न्यूक्लियर चार्ज को अपोज करना है, तो प्रॉपर अपोज कब करेगा, जब वो आधे से ज़्यादा फील्ड होगा, क्योंकि दीवार एक बननी शुरू हो जाएगी प्रॉपर। स्टार्टिंग में वो पार्शियली अपोज करेगा। दूसरा, अगर आपके इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा है तो वो दीवार प्रॉपर नहीं होगी, इम्प्रॉपर शील्डिंग होगी। वो किस केस में होगा, आपका 4f, दैट वी हैव टू रिमेंबर। नाउ वी विल डायरेक्टली अप्लाई दिस फैक्टर्स टू आर ट्रांजिशन मेटल्स। इनको अपने माइंड में बहुत तरीके से ध्यान में रखना, ठीक है। चलिए, अब कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं वो हम स्टडी कर चुके हैं। अब हमें इसको डी ब्लॉक पे अप्लाई करना है। तो कैसे अप्लाई करेंगे, जस्ट सी आउट। फर्स्ट, या जो पॉइंट्स में हमने इसको डिवाइड किया, द पॉइंट्स आर, फर्स्ट, कंपैरिजन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ डी ब्लॉक विद एस एंड पी ब्लॉक। हम अपनी आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन एनर्जी को डी ब्लॉक की एस और पी से कंपेयर करेंगे। सो इसके लिए जस्ट सी आउट, बेटा ये आपका एस ब्लॉक ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, देन बेटा ये डी ब्लॉक इन द मिडल, और ये राइट साइड में आपका पी ब्लॉक है। तो इन द पीरियोडिक टेबल जब आप लेफ्ट से राइट जाते हो, ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है क्योंकि एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा, और साइज डिक्रीज करता है, देयरफॉर आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस। सो ऑन दैट बेसिस हम कह सकते हैं कि आयनाइजेशन एंथैल्पी का जो ऑर्डर आएगा, एस ब्लॉक से ज़्यादा डी ब्लॉक, एंड मोर देन डी ब्लॉक वी आर हैविंग पी ब्लॉक, ठीक है। अब इसको अलग वे से देखा जाए तो हम 2 पॉइंट में लिखते हैं। पॉइंट नंबर 1, जो आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ डी ब्लॉक है दैट इज ग्रेटर देन एस ब्लॉक। पहला पॉइंट तो ये हो गया बेटा, ठीक है। सेकंड जो हम करेंगे, आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ डी ब्लॉक इज लेस देन पी ब्लॉक। अब इसके रीज़न आपको देखने हैं, देखिए। अब पहले मैं इसी पार्ट पे स्टडी करता हूँ कि आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ डी ब्लॉक इज मोर देन एस ब्लॉक। किस वजह से, देखिए आपको मैंने बताया लेफ्ट से राइट न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है और साइज आपका डिक्रीज। तो डी ब्लॉक जो है वो राइट साइड में है, तो एस के कंपैरिजन में, सिर्फ मैं इसके कंपैरिजन में बता रहा हूँ, जो डी ब्लॉक एलिमेंट है दे विल हैव द लेस साइज एंड मोर न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। सेकेंडली, अगर मैं डी ब्लॉक को कंपेयर करता हूं पी ब्लॉक के साथ, सो डी ब्लॉक एलिमेंट की आयनाइजेशन एंथैल्पी पी ब्लॉक से कम है, बिकॉज डी ब्लॉक एलिमेंट दे विल हैव द मोर साइज एंड लेस न्यूक्लियर चार्ज एज कंपेयर टू पी ब्लॉक। सो ये बेटा फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। सेकेंड हमें स्टडी करना है वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी इन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। नेक्स्ट हेडिंग, आप खाली अप्लाई करना है फैक्टर्स को और कुछ नहीं करना। वेरिएशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन एंथैल्पी इन द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, चलिए तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है हमारी स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। एटॉमिक नंबर 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30. कॉपर एंड क्रोमियम आर एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशंस. ठीक है. नाउ लिसन, अगर हम कॉन्फ़िगरेशन लिखें, सो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन स्कैंडियम आर्गन 4s2 3d1. सभी में आर्गन नोट कर लेते हैं क्योंकि ये नोबल गैस सभी में आएगी. फोर एस टू 3d2, देन वेनेडियम 4s2 3d3, क्रोमियम बेटा 4s1 3d5. रिमेंबर एक्सेप्शन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. Mn 4s2 3d5, देन आयरन 4s2 3d6, कोबाल्ट 4s2 3d7, देन निकल 4s2 3d8, कॉपर एक्सेप्शनल 4s1 3d10 और बेटा जिंक 4s2 3d10. सो बेटा इसमें क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट आप देखिए, जनरल अगर हम बात करें, लेफ्ट से राइट जब आप जाते हो, ऑल ऑफ यू नो, साइज डिक्रीजेस, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, देयरफॉर आयनाइजेशन एंथैल्पी भी इंक्रीज होनी चाहिए. ठीक है ना, जनरल ट्रेंड है. और जनरल ट्रेंड की बात करें तो शुरू से अगर आप लास्ट में जाओगे तो आपके आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज मिलती है आपके. बट इसमें कुछ लूप होल्स है, तो उन लूप होल्स को समझना है. तो वो लूप होल सबसे पहले जो हम स्टडी करेंगे वो लूप होल क्या है कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इसको बड़े ध्यान से समझना है. देयर इज वेरी स्मॉल इंक्रीज इन आयनाइजेशन एंथैल्पी. ठीक है. बट एक चीज और इससे पहले बताता हूं, जब आप लेफ्ट से राइट जाओगे साइज डिक्रीज करेगा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करेगी. यहां पर कंप्लीट करते हैं विद सम एक्सेप्शंस. कुछ एक्सेप्शंस आएंगे हमारे ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है. सो सेकेंड पॉइंट, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इस वजह से आपको पता है जहाँ पर भी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी वहाँ पर आयनाइजेशन एंथैल्पी एकदम से इंक्रीज करेगी. तो इस पॉइंट को ध्यान रखना. ठीक है. अब आइए सेकंड पॉइंट पर, जब आप लेफ्ट से राइट जाओगे, जो इंक्रीज इन आयनाइजेशन एंथैल्पी मैं बता रहा हूँ ये बहुत कम इंक्रीज है. अब इसका रीज़न समझना है बिल्कुल ध्यान से. तो जब आप लेफ्ट से राइट जाओगे तो पहला फैक्टर जो हमारा है, एटॉमिक नंबर आपका इंक्रीज करता है, ड्यू टू विच बेटा न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज करेगा. और अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करेगी. पॉइंट नंबर 2, इस पे ध्यान देना, फोकस करना है. ठीक है. फोकस क्या है, आप इलेक्ट्रॉन डी सब शेल में डाल रहे हो और आपकी जो वैलेंस शेल है वो 4s है. ठीक है. तो आप जो है लास्ट इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में नहीं डाल रहे हो, उससे इनर शेल में डाल रहे हो n-1. तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन आप इनर शेल में डालोगे, सो व्हाट हैपन्स, शील्डिंग इफेक्ट जो है वो इंक्रीज होगा. ठीक है. अगर शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है देन ऑब्वियसली क्या करेगा ये, इसको करना चाहिए, इट अपोजिस या अपोजिट से भी पहले आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होनी चाहिए. अब अगर ये शील्डिंग इफेक्ट प्रॉपर है, ठीक है, ध्यान करना है बिल्कुल, इफ शील्डिंग इफेक्ट वर्क्स प्रॉपरली, बिल्कुल ध्यान से करना है, सो इट अपोजिस द न्यूक्लियर चार्ज. बट मैंने फिर से वही कहा था आपको कि शुरू में हमारा शील्डिंग इफेक्ट जो है वो प्रॉपरली काम नहीं करता. कंडीशन आपको बता रखी है कि हाफ से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए. सो जनरली हम बात करें तो यहाँ पर जो शील्डिंग इफेक्ट है, इट पार्शियली अपोजेस न्यूक्लियर चार्ज. ये न्यूक्लियर को पार्शियली अपोज करेगा. अपोज इन द सेंस कि भाई न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ रही है, बट ये उसको अपोज करेगा. देयरफॉर आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस स्लोली, बहुत कम स्लो इंक्रीज होगा. तो ध्यान रखना है कि क्वेश्चन आता है कि भाई आयनाइजेशन एंथैल्पी का स्लो इंक्रीज क्यों है, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट वो पार्शियली अपोज करेगा, पूरी तरह से अपोज नहीं कर पा रहा है स्टार्टिंग में. ठीक है ना. देयरफॉर ये आपका इंक्रीज, स्लो इंक्रीज इसमें काउंट होगा. क्लियर. अब एक क्वेश्चन और अराइज होता है कि 3D 6, 7, 8, 9 के बाद क्या बात हुई. तो यहाँ पर भी मैं आपको बता दूँ कि 3D 6, 7, 8 के बाद बेटा जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे उनमें रिपल्शंस होंगे, और इलेक्ट्रॉन अगर आपके रेपेल करेंगे, क्लियर टू ऑल ऑफ यू, तो क्या होगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी
जो है वो पर्टिकुलरली अगर हम बात, चलो मैं डायग्राम से समझाता हूँ इस चीज़ को, इस फैक्टर को भी यहाँ पर मिटाते हैं इस चीज़ को। चलिए सेकंड, थर्ड बात करते हैं अब हम D7 या D8 के बारे में। D6 भी ले लेते हैं, ठीक है। अब D6, D7, D8 में भी तुम्हारा जो इंक्रीज है वो स्मॉल इंक्रीज है। उसका रीज़न क्या है, देखो कि जब आप D सबशेल में इलेक्ट्रॉन डालते हो, ये आपका D सबशेल का इलेक्ट्रॉन है और ये आउटर मोस्ट आपकी 4s और ये 3d, तो जैसे ये 4s के इलेक्ट्रॉन भी ड्रॉ कर लेते, तो जैसे जैसे बेटा आप 3d में इलेक्ट्रॉन डालोगे, ध्यान से करना है, क्लियर, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन से क्या करेंगे, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से रेपेल करेंगे। इस पॉइंट को फोकस देना है। और ये पॉइंट कब काम करेगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी में 3d6 ऑनवर्ड्स। कब काम करेगा, 3d6 ऑनवर्ड्स। सो अब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे रिपल्शन भी बढ़ेगा। अब इस आउटर मोस्ट पे इलेक्ट्रॉन पे रिपल्शन बढ़ा तो एक तरीके से ये न्यूक्लियस से दूर होगा, तो इस पे जो न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो कम होगी। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी कम हो जाएगी, ठीक है, क्लियर। तो अब ये फैक्टर भी आपके न्यूक्लियर चार्ज को अपोज कर रहा है, बट ये फैक्टर कब काम करेगा, D6, D7, D8 ऑनवर्ड्स। तो मैं क्या लिखूंगा अब आपको मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि भाई आपका स्मॉल इंक्रीज है, क्योंकि ये जो न्यूक्लियर चार्ज है इसको अपोज कौन कर रहा है बिकॉज मैंने बताया था जो शील्डिंग इफेक्ट है इट पार्शली अपोजेस न्यूक्लियर चार्ज, पार्शली अपोज करेगा, ठीक है। फिर मैं बता रहा हूं कि जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन है ये भी पार्शली अपोज करेगा न्यूक्लियर चार्ज को। यानी इन दोनों फैक्टर की वजह से जो न्यूक्लियर चार्ज है वो प्रॉपरली कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। देयरफॉर जो आयनाइजेशन एंथैल्पी का जो इंक्रीज है वो स्मॉल इंक्रीज है। और ये पार्शली अपोज के लिए आपको पता है D1 से D5 और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन के लिए D6 ऑनवर्ड्स हमारी एक्सप्लेनेशन जाएगी। D6 से आप इसको D10 मान लीजिए, ठीक है। D10 में तो एक और आएगा, एक्सेप्शन है, हम इसको D9 तक ही लेके चलते हैं। चलिए, तो इस पॉइंट का एक्सप्लेनेशन क्या गया, लेफ्ट से राइट जाओगे तो सबसे पहले न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा जो आयनाइजेशन एंथैल्पी को बढ़ाएगा। दूसरा शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ता है जो न्यूक्लियर चार्ज को पार्शियली कैंसिल करेगा या अपोज करेगा, एक ही बात है, ठीक है। और D6 ऑनवर्ड इलेक्ट्रॉन इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि उनमें रिपल्शन ज़्यादा होगा, अगेन वो भी न्यूक्लियर चार्ज को अपोज करेगा। तो न्यूक्लियर चार्ज को अपोज करने का मतलब अब आयनाइजेशन एंथैल्पी धीरे धीरे इंक्रीज करेगी, एकदम से इंक्रीज नहीं करेगी। ये आपका पॉइंट नंबर 2 का एक्सप्लेनेशन। अब पॉइंट नंबर 3 समझना है। पॉइंट नंबर 3 says there are irregularities in the ionization enthalpy as we move from left to right। जब आप लेफ्ट से राइट मूव करते हो बेटा हमें इरेगुलरिटीज भी बहुत मिलती हैं। मतलब हम डी ब्लॉक में ये नहीं कह सकते जैसे पी ब्लॉक में था कि या नॉर्मली हम कहते हैं कि लेफ्ट से राइट आप जाओगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी। यहाँ पर इरेगुलरिटीज़ हमें बहुत मिलेंगी। सो इरेगुलरिटीज़ का रीज़न करना है। स्टूडेंट मैं क्लियर कहूँ कि हमें जो डी ब्लॉक है एक डेप्थ तक जाना है, उससे ज़्यादा हमें नहीं करना, तो मैं पॉइंट वाइज ही समझा रहा हूँ। पहला हमने कहा भी जनरली क्या होता है, साइज डिक्रीज करेगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी हमारी बढ़ जाएगी। दूसरा, ये जो इंक्रीज इन आयनाइजेशन एंथैल्पी है ये स्मॉल है। इसका रीज़न मैंने बताया, जो न्यूक्लियर चार्ज है ठीक है ना, उसको पार्शियली कैंसिल किया जा रहा है। पार्शियली कैंसिल करने वाले फैक्टर कौन कौन से, शील्डिंग इफेक्ट, और दूसरा फैक्टर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस, ठीक है। तीसरा, इसमें काफ़ी इरेगुलरिटीज़ हैं इस ऑर्डर में। देखो अगर आप स्कैंडियम से जिंक जाओगे तो इंक्रीज मिलेगा, बट इन बिटवीन हमारी इरेगुलरिटीज़ हैं, कहीं पर ज़्यादा इंक्रीज हो गया, कहीं पर कम इंक्रीज हो गया, इस तरह से। तो अब इरेगुलरिटीज़ का रीज़न क्या है, दैट वी हैव टू सी। द रीज़न फॉर द इरेगुलरिटीज़ इज, एक यहाँ पर नया कंसेप्ट है, कंसेप्ट इन द सेंस देयर इज रीऑर्गेनाइजेशन और एक्सचेंज एनर्जी। एक रीऑर्गेनाइजेशन और एक्सचेंज एनर्जी आएगी विच इंक्रीजेज द आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। अब ये कंसेप्ट क्या होता है, देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि सपोज हमारे पास ये मान के चलिए ये 4s और ये 3d, ठीक है बेटा। अब इसमें क्लियर सा मान के चलते हैं, हमें एक नॉर्मली
कि 3D में आपके सपोज 1 2 3 4 और 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक, और ये 4s में 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। अब 4s और 3D में लेस एनर्जी गया, पहला पॉइंट। 4s और 3D में क्या है, लेस एनर्जी गैप है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये 4s का इलेक्ट्रॉन 3D के साथ अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर सकता है। क्लियर, फर्स्ट पॉइंट। जब ये पोजीशन एक्सचेंज करेगा तो ये एक्सचेंज करेगा, और जब ये एक्सचेंज करेगा पोजीशंस को, तो उस टाइम पर जो एनर्जी रिलीज होगी वो होगी एक्सचेंज एनर्जी, ठीक है। और जितनी ज़्यादा एक्सचेंज एनर्जी होगी उतनी आयनाइजेशन एंथैल्पी भी बढ़ेगी। तो कैसे एक्सचेंज करता है, देखिए सिमिलरली अगर हम बात करें, सो ये इलेक्ट्रॉन बेटा इसके साथ अगर पोजीशन एक्सचेंज करेगा, ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो इस एक्सचेंज में जो एनर्जी रिलीज होगी वो आपकी रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी या एक्सचेंज एनर्जी कहलाएगी। तो जब ये पोजीशन एक्सचेंज करते हैं तो ये एनर्जी रिलीज करते हैं, रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी और एक्सचेंज एनर्जीज। क्लियर, ठीक है। तो अब आपको पता है अगर ये एनर्जी सराउंडिंग में निकली, ठीक है ना, तो सिस्टम की एनर्जी क्या होगी, कम। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो इस चीज़ को ध्यान देना है कि मेनली कि जितने ज़्यादा आपके एक्सचेंजेस होंगे उतनी ज़्यादा एक्सचेंज एनर्जी होगी और उतनी ही ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी। अब पता कैसे करें किसमें कितनी ज़्यादा एक्सचेंज एनर्जी। सो पहला एक लाइन लर्न कीजिए कि भाई इरेगुलरिटीज़ क्यों होती है। इरेगुलरिटीज़ क्या है, रीज़न ड्यू टू रीऑर्गेनाइजेशन और एक्सचेंज एनर्जी। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनर्जी, जिसको हम एक्सचेंज एनर्जी भी बोलते हैं। रीऑर्गेनाइजेशन का मतलब कि 4s और 3D में लेस एनर्जी गैप है तो इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं। जब वो अपनी पोजीशन एक्सचेंज करेंगे तो कुछ एनर्जी सराउंडिंग में रिलीज होगी और वो एनर्जी आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी को इंक्रीज करेगी। सो अब क्वेश्चन आता है कि ये एनर्जी किसकी ज़्यादा हो, कैसे पता लगाएंगे। इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। कैसे, जस्ट सी आउट। बेटा अब रब करते हैं इसको बिकॉज वी डोंट हैव द स्पेस। देखिए अब अगर हम बात करें, हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है कि भाई एक तो है 3D4 और एक है 3D5। तो जो आपकी एक्सचेंज एनर्जी या रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी का कंसेप्ट है, ठीक है ना, उसमें क्या एक्सचेंजेस है। अब एक्सचेंजेस कैसे, देखिए ये आपके 4 इलेक्ट्रॉन है, ये एक बार इससे एक्सचेंज कर सकता है 1 2 3, फिर सेकेंड इलेक्ट्रॉन 1 2 एक्सचेंज करेगा, ये 1। सो टोटल एक्सचेंजेस 1 2 3 4 5 6। अगर 3D5 की बात की जाए 1 2 3 4, फिर ये इलेक्ट्रॉन 5 6 7, फिर बेटा ये इलेक्ट्रॉन 8 9 और फिर ये लास्ट इलेक्ट्रॉन 10। तो इसमें 10 एक्सचेंजेस आए। तो ज़्यादा एक्सचेंज एनर्जी किसकी हुई, 3D5। आई विल से 3D5 हैज़ मोर एक्सचेंज एनर्जी देन 3D4। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपकी एक्सचेंज एनर्जी, जिसको हम रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी भी बोलते हैं, वो किसकी ज़्यादा है, 3D5 की ज़्यादा है, देयरफॉर उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी भी ज़्यादा। सो यहाँ पर हमें इस फैक्टर को अप्लाई नहीं करना है। ये रीज़न है कि इरेगुलरिटीज़ क्यों है, क्योंकि जहाँ जहाँ पर आपकी रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी आएगी वो आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी को बढ़ाएगी। बट रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी या एक्सचेंज एनर्जी फैक्टर नहीं है कि आप हर जगह इसको अप्लाई करो। क्लियर। सो यहाँ पर एक चीज़, ये सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है कि हमें डी ब्लॉक मेटल में 3D सीरीज में इरेगुलरिटीज़ बहुत मिलेंगी। तो इरेगुलरिटीज़ का रीज़न क्या है कि हमारा एक और फैक्टर ऑपरेट होना स्टार्ट होता है, दैट इज़ एक्सचेंज एनर्जी और रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी। उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया कि 4s और 3D में भी इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो सकता है, या 3D के जो इलेक्ट्रॉन है वो भी आपस में अपनी पोजीशन को एक्सचेंज कर सकते हैं। तो जितनी वो पोजीशन एक्सचेंज करेंगे उतने उनको जंप लगाने पड़ेंगे, और हर जंप में जो एनर्जी रिलीज होगी वो आपकी एक्सचेंज एनर्जी या रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी होगी, ठीक है। और ये जितनी ज़्यादा होगी उतनी आपके यू कैन से आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा। तो फिर कह रहा हूँ इसको कहीं पर भी फैक्टर्स में अप्लाई नहीं करना है, सिर्फ ये 1 क्वेश्चन का आपका एक आंसर है। क्लियर। चलिए, सो अब हमने 3 पॉइंट तो स्टडी कर लिए। अब आइए नेक्स्ट जो हम स्टडी करते हैं, सो 2-3 चीज़ें हमें क्लियर होगी भी। लेफ्ट टू राइट क्या है, जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो ओवरऑल तो इंक्रीज कर रही है, ठीक है ना, बट इंक्रीज स्लो है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, उसका भी रीज़न हमने स्टडी किया। फिर इरेगुलरिटीज़ हैं, उसका भी रीज़न हमने स्टडी कर लिया। इरेगुलरिटीज़ किस वजह से कि भाई जो रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी है या आपका एक्सचेंज एनर्जी का कंसेप्ट आएगा, ठीक है। अब हम स्टडी करते हैं कि जो जिंक, कैडमियम और मरकरी है, ध्यान देना आप जो मैं आपको करा रहा हूँ। अब आई थिंक इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, तो इसको हटा देते हैं। अब कुछ पॉइंट्स और हैं। द फर्स्ट पॉइंट दैट आई विल एक्सप्लेन, जिंक, कैडमियम एंड मरकरी
दे विल हैव हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी और आयोनाइजेशन एनर्जी। पहले इस पॉइंट को देखना है बिल्कुल ध्यान से। तो अगर आप देखें जिंक, कैडमियम, मरकरी एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं। जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 4s2 3d10। सो बेटा कैडमियम में हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये क्रिप्टन और ये जिनॉन। ये बेटा 4s2 तो ये 5s2 4d10, ये बेटा 6s2 5d10। अब देखिए ये कैसी कॉन्फ़िगरेशन है। दिस इज यू कैन से कंप्लीटली filled stable electronic configuration, hence they will have high ionization energy. Clear to all of you? So zinc, cadmium, mercury की जो आयन एंथैल्पी है वो हाई किस वजह से? ड्यू टू कंप्लीटली फिल्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर? नाउ सेकंड, अब ये जनरलाइजेशंस हैं, इनको ध्यान से करना है। दीज आर डायरेक्टली क्वेश्चंस भी बोल सकते हो। सेकंड, chromium has lower ionization energy, देखिए, और आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो अगर मैं क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं, ठीक है ना, तो ये क्या आएगी? क्रोमियम, आर्गन 4s1 3d5। अब इसमें से देखो बेटा, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देता है, ठीक है ना, इट विल लॉस 1 इलेक्ट्रॉन, आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी? Cr पॉजिटिव की Ar 4s0 3d5। अब ये कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? ये आपकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। सो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जो कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल हो गई, देयरफॉर जो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू होगी वो कम होगी। ठीक है, क्योंकि जैसे एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे इट बिकम्स द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और एक चीज़ और, जब आप पहला इलेक्ट्रॉन निकालते हो इट इज़ आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट। वैसे मैं अभी बताऊंगा सक्सेसिव वाले आयनाइजेशन एंथैल्पीज के रिगार्डिंग। तो ये हमारा एक क्वेश्चन हुआ। इसमें ये भी कह सकते हैं इट हैज़ लोअर आयनाइजेशन एंथैल्पी और इट हैज़ लोअर फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी बिकॉज आफ्टर द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इट एक्वायर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलिए ना, अब इसी में एक जनरलाइजेशन और आता है, वो भी मैं आपसे डिस्कस करता हूं। जस्ट सी आउट, आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ और एनर्जी ऑफ 5d और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज इज मोर देन 3d फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज और एंड 4d सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज। सो कहने का मतलब क्या है कि जो 5d सीरीज या थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है, इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी आपकी फर्स्ट और सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज या 3d और 4d सीरीज से ज़्यादा होती है। अब इसका रीज़न देखना है, वैसे ये हम डिस्कस कर चुके हैं साइज में, अब और थोड़ा आ जाएगा। सो पहले देखते हैं क्या चीज़ है ये बेटा स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, ये आपकी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। फर्स्ट के बाद सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज आपकी टेरियम, ठीक है ना, जिरकोनियम, नियोबियम ऑनवर्ड्स चलेगी। देन थर्ड ट्रांजिशन सीरीज लैंथेनम। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? लैंथेनम, हैफनियम, टेंटेलम, जिस तरह से चलेगी। ठीक है, फिर बस इसी में काम करना है। देखिए, वैसे तो अगर आप ग्रुप में नीचे आते हो फ्रॉम टॉप टू बॉटम क्या होता है, देखिए जब आप टॉप से बॉटम आओगे साइज डिक्रीज होता है, देयरफॉर आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होनी चाहिए, नॉर्मल ट्रेंड है। बट जो आपकी थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है, इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी काफ़ी ज़्यादा है एज कंपेयर टू फर्स्ट एंड सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज। इसका आंसर कहाँ पे मिलेगा? देखिए, लैंथेनम के बाद जो 14 एलिमेंट्स हैं आपके, क्लियर टू ऑल ऑफ यू, विच आर सेट टू बी लैंथेनाइट्स, उनमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस में फिल होता है? 4f में। यानी हैफनियम ऑनवर्ड्स आपकी 4f आपको क्या मिलने वाली है? फिल्ड 4f 14 मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, जब आप लैंथेनम के बाद हैफनियम ऑनवर्ड्स जाओगे
तो सभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस में 4f14 आपको फील्ड मिलने वाला है। बस इसी पर आपने काम करना है। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में फैक्टर में क्या बताया था कि 4f क्या काम करता है, इम्प्रॉपर शील्डिंग। क्लियर? सो देखिए, फ्रॉम हैफनियम ऑनवर्ड्स इन थर्ड ट्रांजिशन सीरीज सभी एलिमेंट्स में 4f14 जो होगा वो फील्ड होगा। तो 4f14 क्या करेगा, 4f14 कॉजेज इम्प्रॉपर शील्डिंग इफेक्ट। बेटा ये इम्प्रॉपर शील्डिंग इफेक्ट ध्यान कीजिए, क्यों? क्योंकि 4f का साइज बड़ा है, साइज बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन दूर दूर है, तो वो जो दीवार बनेगी वो इम्प्रॉपर बनेगी। क्लियर? तो शील्डिंग इफेक्ट प्रॉपर नहीं हुआ। अब क्या होगा, अगर शील्डिंग इफेक्ट प्रॉपर नहीं है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द आउटर इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी इंक्रीज करेगी। सो बिल्कुल क्लियर। रीजन अब ध्यान रहेगा, क्योंकि थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में 4f फील्ड होता है हैफनियम ऑनवर्ड्स, ड्यू टू विच देयर इज अ इम्प्रॉपर शील्डिंग इफेक्ट। कौन करता है ये? 4f करता है। किस वजह से करता है? ड्यू टू बिग साइज, इलेक्ट्रॉन्स आर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। अपार्ट की जगह अगर हम लिखे फार अपार्ट दैट विल बी बेटर, और फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, चलिए। far apart from each other, therefore force of attraction on the outer electron increases, hence ionization enthalpy increases. So ये आपका इसका जवाब है जिसको ध्यान रखना है। दूसरा, यहाँ पर साइज में भी हमने डिस्कस किया था लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, तो ये ध्यान रखना है कि 4f अब यहाँ पे क्या काम कर रहा है, इट क्रिएट्स इम्प्रॉपर शील्डिंग इफेक्ट। अब हम जाते हैं आज के लेक्चर के सेकेंड पार्ट पर। अब तक हमने स्टडी किया आयोनाइजेशन एंथैल्पी, अब हम स्टडी करेंगे सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, जिसको हम डी ब्लॉक में अप्लाई करेंगे। दैट इज द सेकेंड पार्ट ऑफ टुडेज लेक्चर, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज और एंथैल्पीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स और मेटल्स। चलिए, तो ये हमारा सेकंड पार्ट है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज? देखिए, ये आपका कोई भी मेटल है आइसोलेटेड ग्राउंड स्टेट में, अगर आप इसमें से पहला इलेक्ट्रॉन निकालते हो -E1, तो जो एनर्जी आप सप्लाई करोगे वो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। सो ये किस में कन्वर्ट होगा बेटा? M पॉजिटिव गैसियस में। अब जब आप सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालोगे वो निकलेगा M पॉजिटिव से -E2, सो इट विल बी आयनाइजेशन एंथैल्पी सेकेंड। सो आई विल राइट M2 पॉजिटिव। अब जब आप थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालोगे सो बेटा वो निकलेगा M2 पॉजिटिव में से, एंड दिट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी थर्ड M3 पॉजिटिव गैसेस। सो व्हाट आर सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज? एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा? M से। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन M से, सेकेंड M पॉजिटिव, यानी जब भी मैं कहूँ आयनाइजेशन एंथैल्पी 2 तो कॉन्फ़िगरेशन किसकी लिखनी है? M पॉजिटिव की। जब भी मैं कहूँ आयनाइजेशन एंथैल्पी 3 तो कॉन्फ़िगरेशन किसकी लिखनी है? M2 पॉजिटिव। इसको अपने माइंड में रखो। IE1 मीन्स M न्यूट्रल एटम, IE2 मीन्स M पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन, और IE3 मीन्स M2 पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन। सो डेफिनेशन क्या है? इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव first, second and third electrons from isolated gaseous atoms। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट, जो सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज हैं इनकी वैल्यूज हमेशा ज़्यादा होती हैं। वैल्यूज ऑफ सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी और एंथैल्पीज आर ऑलवेज हायर, ज़्यादा होती है। मीन्स कि अगर सेम एलिमेंट में काम करें तो IE1 से ज़्यादा IE2, उससे ज़्यादा IE3। इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ बेटा। ठीक है, रीज़न इन द सेंस, सपोज हम मान के चलते हैं, हम कोई भी एलिमेंट यहाँ पर ले सकते हैं, एनी एलिमेंट यू विल टेक।
ठीक है, पहले जनरल समझा रहा हूँ, अभी डी ब्लॉक पे अप्लाई नहीं करा रहा हूँ। जनरली अगर हम कोई भी एलिमेंट ले, मैं सपोज यहाँ पे एलिमेंट ले लेता हूँ एल्यूमिनियम, मैं एल्यूमिनियम से समझाता हूँ। देखिए एल्यूमिनियम से अगर आप फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो Ie1, ये कन्वर्ट हो जाएगा Al पॉजिटिव। सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालोगे Ie2, ये कन्वर्ट हो जाएगा Al2 पॉजिटिव। और थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालोगे Ie3, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा Al3 पॉजिटिव। गैसियस गैसियस गैसियस। सो एटॉमिक नंबर 13 13 13 एंड 13। तो अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, उससे पहले भी मैं आपको बताऊंगा कि जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है साइज डिक्रीज करता है, ये आपको भी पता है, ठीक है ना, कि साइज ऑफ कैटायन इज लेस देन द साइज ऑफ न्यूट्रल एटम, ठीक है। बट एक फैक्टर और हम कैलकुलेट करते हैं कि Z अफेक्टिव निकालिए, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसका फॉर्मूला होता है प्रोटॉन अपॉन इलेक्ट्रॉन। सो एल्यूमिनियम का जो अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आएगा वो आएगा 13/13। Al पॉजिटिव आएगा 13/12 क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। यहाँ पर आएगा 13/11। तो जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है आपका Z अफेक्टिव बढ़ रहा है, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। Al से ज़्यादा अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज Al पॉजिटिव, उससे ज़्यादा Al2 पॉजिटिव, यानी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर फोर्स बढ़ती जा रही है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर Al से ज़्यादा फोर्स किस में मिलेगी? Al2 पॉजिटिव। उससे ज़्यादा फोर्स किस में मिलेगी? फिर से देखिए, जो आपका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसमें Al से ज़्यादा फोर्स किस पे है? Al पॉजिटिव। उससे ज़्यादा फोर्स किस पे है? Al2 पॉजिटिव। और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स होती है वो क्या होती है? आपकी अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और मैंने कहा था आपको कि अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हम अप्लाई करते हैं जब हम मेटल को उसी के पॉजिटिव आयन से डील करते हैं। तो क्योंकि क्या होगा कि अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है, देयरफॉर सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज भी इंक्रीज करेंगी। Ie1 से ज़्यादा Ie2, उससे ज़्यादा Ie3। तो रीज़न क्या लिखेंगे? ड्यू टू इंक्रीज इन अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। साइज वाला भी लिख सकते हो बट ये ज़्यादा बेटर है। सो ये मैंने जनरल बताया आपको कि भी सेम एलिमेंट में काम करेंगे तो ये ऑर्डर आता है, ठीक है। बट अब एक चीज़ और हमें स्टडी करनी है, यहाँ पर अगर कहीं स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस आ जाए तो उसको भी कंसिडरेशन में लेना है। तो ये मैंने जनरली समझाया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज, और जनरली वो इंक्रीज करती हैं। उसका रीज़न ड्यू टू इंक्रीज इन अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब हम इस कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स पे। सो यू कैन से दैट इज, तो फर्स्ट जो हम अप्लाई करेंगे, फर्स्ट वी विल अप्लाई इन केस ऑफ Ie1 and Ie2 ऑफ कॉपर एंड जिंक। अब देखो, जब आप सेम एलिमेंट में काम कर रहे हो तो आप Z अफेक्टिव अप्लाई कर सकते हो, बट यहाँ पर हमें अप्लाई करना है अलग अलग एलिमेंट्स में, ठीक है। तो पहले हम दोनों की कॉन्फ़िगरेशंस को लिखते हैं, देन वी विल स्टडी। सो कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन ध्यान से करना है बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आर्गन 4s1 3d10। सो जब आप इसमें से पहला इलेक्ट्रॉन निकालोगे Ie1, ठीक है, आपने रिमूव करा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, कॉपर गेट्स कन्वर्टेड इनटू Cu पॉजिटिव। कॉन्फ़िगरेशन इज Ar 4s0 3d10। फिर से देखिए, जब आप Ie2 यानी सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तो वो इस कॉन्फ़िगरेशन से रिमूव होगा। इसके बाद जो आपकी कॉन्फ़िगरेशन बनेगी Cu2 पॉजिटिव, इट हैज़ द कॉन्फ़िगरेशन Ar 4s0 3d9, ठीक है। चलिए अब कंपैरिजन करना है कॉपर का जिंक के साथ। सो यहाँ पर हम जिंक की कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। जिंक में एक्सेप्शनल नहीं है, एटॉमिक नंबर 30 है, तो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन आएगी आर्गन 4s2 3d10, क्लियर। देन Ie1 मीन्स बेटा फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे, इट विल बिकम Zn पॉजिटिव गैसियस। कॉन्फ़िगरेशन इज Ar 4s1 3d10, Ar 4s1 3d10। अब जब आप सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे, दैट इज सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी,
E2, सो ये बेटा Zn2 पॉजिटिव गैसियस, और इसकी कॉन्फ़िगरेशन Ar4s03d10। तो हमें अभी कंपेयर करना है IE1 कॉपर और IE1 जिंक। सो यहाँ देखिए किसकी वैल्यू आपको ज़्यादा मिलने वाली है। अब यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन है 4s1 3d10, यहाँ पे है 4s2 3d10। सो अगर आप IE1 का कंपेयर करो, सो IE1 ऑफ जिंक इज more than copper IE1. Reason? Because of fulfilled stable electronic configuration. स्टूडेंट्स, अगर मैं जिंक और Zn पॉजिटिव और Zn2 पॉजिटिव को कंपेयर करूंगा तो मैं Z इफेक्टिव देखूंगा, बट अगर मैं दो डिफरेंट एलिमेंट्स में सक्सेसिव आयनिक एंथैल्पीज को कंपेयर करूंगा तो मुझको वही फैक्टर लगाने जो मैंने पहले लगाए थे। इस चीज को ध्यान रखिएगा। सो ये कंपैरिजन हुआ IE1 ऑफ जिंक एंड IE1 ऑफ कॉपर। अब सेकंड में आ जाइए, IE2 यानी Cu पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन देखनी है, ठीक है, और यहाँ पर IE2 में Zn पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन देखनी है। सो यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट है चेंज, ये कैसी कॉन्फ़िगरेशन है 4s03d10, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और यहाँ पर जो है ये है 4s13d10। तो क्या डिफरेंस है दोनों में, ध्यान से देखना है बिल्कुल। ये आपकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, ज़्यादा, बिकॉज ऑफ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दूसरा यहाँ पर एक पार्ट और है, यहाँ पर कम क्यों है, क्योंकि जब आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे 4s में से तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, स्टेबल। सो यहाँ पर एक पॉइंट और लिखना है लेस में, बिकॉज आफ्टर लॉस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इट बिकम्स स्टेबल। देयरफॉर ये जो वैल्यू है ये कम है, यहीं पर भी हम लिख सकते हैं इसको। सो ध्यान करना है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद आपकी कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो सकती है तो भी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, ये मैं यहाँ पर भी बोल सकता हूँ। 4s13d10 एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, स्टेबल। तो यहाँ पर मैं ये रीज़न भी दे सकता हूँ, बिकॉज आफ्टर लॉस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इट बिकम्स स्टेबल, ठीक है। बट मेजर फैक्टर तो वही है भी, जो ज़्यादा स्टेबल है उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी। तो क्या आया कंक्लूजन, कंक्लूजन इज वेरी क्लियर, IE1 जिंक का ज़्यादा है, IE2 कॉपर का ज़्यादा है, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो ये हमने एक स्टडी किया, दैट इज IE1 एंड IE2 ऑफ कॉपर एंड जिंक, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो इन द सेम कैटेगरीज हमारे पास और भी केसेस हैं, यू कैन ट्राई, मैं लिख देता हूँ कौन कौन से जो आएंगे, बिल्कुल सेम वे पर आएंगे। और द सेम वे IE1 एंड IE2 अगर आप कंपेयर करो फॉर द क्रोमियम एंड मैग्नीज तो सेम बिहेवियर आपको मिलने वाला है जैसा कि हमने कॉपर और जिंक में किया था। तो उसमें क्या था, IE1 जो है, या पर्टिकुलरली कॉन्फ़िगरेशन लिख के करोगे तो सेम आएगा। सो यहाँ पे ध्यान कुछ नहीं रखना, इट इज यू कैन से सेम एज दैट ऑफ कॉपर एंड जिंक, वही कंसेप्ट है। सो हम अलग से इस पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो ध्यान रखना, जब जैसा आपका IE1 IE2 कॉपर जिंक का था वही IE1 IE2 आपका क्रोमियम और मैग्नीज का भी होगा, ठीक है। अब इसमें आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड IE थर्ड, यानी थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ Mn इज ग्रेटर देन Fe। अब थर्ड पे चलते हैं बेटा। ये तो दोनों सेम हो गए, कॉपर जिंक आपको समझा दिया, सेम आपका क्रोमियम मैग्नीज का आएगा, आप कॉन्फ़िगरेशन लिखकर चेक कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्या है, ही सेज की आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी Mn की ज़्यादा है एज कंपेयर टू आयरन। सो बेटा थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब क्या है कि आप Mn2 पॉजिटिव से इलेक्ट्रॉन निकालोगे और आयरन में किससे निकालोगे, Fe2 पॉजिटिव। ये आपको पता होनी चाहिए, जो मैं पहले बता चुका हूँ। सो इनकी कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखें, सो Mn2 पॉजिटिव आएगा आर्गन 4s03d5, पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, ठीक है। देन Fe2 पॉजिटिव इज आर्गन 4s03d6। अब क्लियर इंडिकेटेड है बेटा, ये 3d5 है, ये 3d6 है, दिस इज मोर स्टेबल, और ये क्या हो गया मेरे बच्चे, दिस इज
लेस स्टेबल। क्लियर? सो Mn2 पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू Fe2 पॉजिटिव, देयरफॉर थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ Mn इज मोर देन आयरन। क्लियर? चलिए अब इसमें एक क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे। IE थर्ड ऑफ Fe इज लेस। जो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी है आयरन की वो लेस है, तो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी के लिए आपको इलेक्ट्रॉन किससे निकालना पड़ेगा? 2 पॉजिटिव से। तो कॉन्फ़िगरेशन आएगी बेटा आर्गन, क्लियर टू ऑल ऑफ यू, 4s0 3d6। अब देखिए जब आप इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालोगे, ठीक है, थर्ड इलेक्ट्रॉन IE3, तो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन बनेगी दैट इज आर्गन 4s0 3d5। अब देखिए 3d6 और 3d5 में 3d5 मोर स्टेबल है। सो अगर एक इलेक्ट्रॉन के लॉस करने के बाद ये कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो सकती है तो इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? लेस, यानी ये फटाफट इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा टू अटेन द स्टेबिलिटी। सो व्हाट रीजन आई विल राइट? बिकॉज आफ्टर द लॉस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन it achieve the stable electronic configuration को अचीव करता है। ठीक है, so this is clear. Now one more thing I'll explain here. Zinc shows maximum +2 oxidation state, मीनिंग वो +3 शो नहीं करेगा। चलिए रीज़न देखते हैं। तो अगर मैं Zn+2 की कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा, सो इट विल बी बेटा आर्गन 4s0 3d10। क्लियर? +3 शो करने के लिए इसे Zn2 पॉजिटिव से इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा और जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो थर्ड होगी। ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा Zn3 पॉजिटिव और उसकी कॉन्फ़िगरेशन आएगी बेटा आर्गन 4s0 3d10। तो बेटा क्लियर इंडिकेशन है, देखो ये कैसी कॉन्फ़िगरेशन है? स्टेबल। तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, देयरफॉर IE3 की जो वैल्यू होगी इट इज़ मोर। वैल्यू ज़्यादा होगी तो ये इलेक्ट्रॉन है थर्ड इलेक्ट्रॉन का लॉस नहीं कर पाएगा। तो वाई इट शोज सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट? बिकॉज द वैल्यू ऑफ IE3 इज वेरी लार्ज, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। नाउ द नेक्स्ट दैट वी विल डिस्कस, just see out. सक्सेसिव, बेटा अब इसको सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी हमारा कंप्लीट हुआ। अब इसमें एक लास्ट और स्टडी करते हैं, देन विल गो टू द एप्लीकेशंस। सक्सेसिव एलिमेंट्स हैव लेस डिफरेंस इन आयनाइजेशन एंथैल्पी। इसका मीनिंग क्या है? देखिए जब आप लेफ्ट से राइट जाते हो तो जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो इंक्रीज करती है जनरली, ठीक है ना। बट जब आप एलिमेंट 1 से एलिमेंट 2 पे जाओगे या एलिमेंट 2 से एलिमेंट 3 पे जाओगे, सो ये जो इंक्रीज इन आयनाइजेशन एंथैल्पी है इट इज़ लेस। इंक्रीज इन आयनाइजेशन एंथैल्पी इज लेस, ये इंक्रीज बहुत कम है। तो इसका रीज़न मैं पहले स्टडी करा चुका हूँ, बट एक बार फिर से इसको स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, सो लेफ्ट टू राइट क्या है बेटा? देखिए अगर हम डिस्कस करें, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा, ठीक है, ड्यू टू विच आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करनी चाहिए। बट लेफ्ट से राइट जो शील्डिंग इफेक्ट है वो भी इंक्रीज कर रहा है, और ये शील्डिंग इफेक्ट क्या कर रहा है? इट पार्शली अपोजेस न्यूक्लियर चार्ज, उसको पार्शली अपोज कर रहा है, ठीक है ना। और एक और फैक्टर कि जो इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस हैं, जैसे जैसे आपके इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे सो ये भी पार्शली अपोज करेंगे न्यूक्लियर चार्ज को। शील्डिंग इफेक्ट पार्शली अपोज करता है D1 से लेकर D5 तक, ये अपोज करता है D5 ऑनवर्ड्स। सो क्योंकि अब आपके न्यूक्लियर चार्ज को अपोज करने वाले फैक्टर ये हैं, देयरफॉर द इंक्रीज इन आयनाइजेशन एंथैल्पी बिकम्स लेस। ये जो इंक्रीज होगा ये आपका कम होगा, ठीक है। अगर तो ये इसको पूरी तरह से अपोज कर देते न्यूक्लियर चार्ज को
तो कांस्टेंट होना था, बट पूरी तरह से अपोज नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि स्टार्टिंग में तो शील्डिंग इफेक्ट पार्शियली अपोज कर रहा है, उसके बाद क्या इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन पार्शियली अपोज करता है। सो क्लियरली अगर हम वन वर्ड आंसर लिखें कि भी ऐसा क्यों होता है, तो यू विल राइट बिकॉज द न्यूक्लियर चार्ज इज पार्शियली अपोज्ड क्लियर बाय द शील्डिंग इफेक्ट एंड इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। सो बेटा ये हमारा आयनाइजेशन एंथैल्पी का टॉपिक हुआ। अब इसकी एक एप्लीकेशन यू कैन से सिग्निफिकेंस भी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट सी आउट। नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस और एप्लीकेशन ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी? Significance or application of ionization enthalpy is there is only one in the prediction of thermodynamic stability of compound। कोई भी अगर आपका कंपाउंड बनता है तो वो थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है या नहीं, ठीक है। उसका एक रीजन है कि इफ लेस इज द आयनाइजेशन एंथैल्पी फॉर फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड, अगर कंपाउंड फॉर्मेशन में आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है किसकी, मेटल की, देन मोर विल बी द स्टेबिलिटी, आपका कंपाउंड उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। तो हमें करना क्या, जो भी आपका कंपाउंड है उसमें मेटल की आयनाइजेशन एंथैल्पी को चेक करना है, ठीक है। अगर वो कम होगी तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी तो स्टेबिलिटी कंपाउंड की कम हो जाएगी। सो वी कैन से दैट आयनाइजेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। और ये आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है उस पर्टिकुलर मेटल की देखनी है वो जिस स्टेट में प्रेजेंट है, ठीक है। चलिए अब इसको हम स्टडी करते हैं, विल स्टडी विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। सो फर्स्ट एग्जांपल इज क्लियर, Ni सेकेंड आर मोर स्टेबल देन Pt सेकेंड। जो निकल सेकेंड कंपाउंड्स हैं दीज आर मोर स्टेबल देन प्लेटिनम सेकेंड कंपाउंड्स। nickel second compounds are more stable than platinum compounds, or we can say K2 NiCl4 exist whereas K2 PtCl4 does not exist। चलिए अब इसको एक्सप्लेन करेंगे। सो यहाँ पर तो इन्होंने कह दिया भी निकल +2 और प्लेटिनम +2। यहाँ पर आप निकल की स्टेट अगर निकालो तो निकाल सकते हो, 2 आएगी कैसे, पोटेशियम की स्टेट क्या होती है +1, 2 की 2 प्लस, निकल की x एज्यूम कीजिए, क्लोरीन की -1, तो 4 क्लोरीन की -4 इक्वल टू 0, तो x आपका 2 आ जाएगा यहाँ पे। तो यानी यहाँ पर भी निकल कौन सी स्टेट में है, सेकेंड स्टेट में। सिमिलरली प्लेटिनम की निकाल सकते हो, पोटेशियम की 2 + x क्लोरीन -4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू +2, तो यहाँ पर प्लेटिनम कौन सी स्टेट में है, सेकेंड, ठीक है। अब देखिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, निकल सेकेंड स्टेट में है और यहाँ पर प्लेटिनम सेकेंड स्टेट में है। तो बिल्कुल सिंपल है बेटा, निकल पहले किस में कन्वर्ट होगा, निकल पॉजिटिव, और वो फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, निकल 2 पॉजिटिव, यानी IE1 और IE2। क्लियर। अब इन दोनों का सम देखना है हमें। सेम प्लेटिनम भी सेकेंड स्टेट में है, तो प्लेटिनम पहले कन्वर्ट होगा प्लेटिनम पॉजिटिव में, फिर वो कन्वर्ट होगा प्लेटिनम 2 पॉजिटिव, ये IE1 ये IE2, इन दोनों का सम आपको देखना है, ठीक है। तो जिसमें IE1 और IE2 का सम लेस होगा उसकी थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो इसके लिए बेटा वी हैव टू राइट द, यू कैन से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, बट जनरली मैं आपको बता दूं कि जब आप निकल में, अब यहाँ देखो इन्होंने ज़्यादा स्टेबल किसको करा है, निकल को। निकल सेकेंड इज मोर स्टेबल देन प्लेटिनम सेकेंड, सो मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो IE1 और IE2 है, ठीक है, सम ऑफ
IE1 प्लस IE2 ऑफ निकल इज लेस देन सम ऑफ IE1 प्लस IE2 ऑफ प्लेटिनम। एक तो यहाँ से आपका आंसर आएगा कि भी IE1 प्लस IE2 का जो सम है वो निकल के लिए कम है, इसलिए कंपाउंड क्या है उसका ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर प्लेटिनम में जो सम है वो क्या है आपका ज़्यादा है, तो उस वजह से अब ये ज़्यादा और कम क्यों है इसको देख लेते हैं एक बार। सो मैं राइट में थोड़ा इसको लिखूंगा सो दैट क्लियर। सो अब इतना यहाँ पर लेफ्ट में लिखते हैं। देखिए निकल के लिए IE1 प्लस IE2 का जो सम है वो लेस है। सिमिलरली यहाँ पर भी लिख देते हैं प्लेटिनम के लिए IE1 प्लस IE2 का जो सम है वो ज़्यादा है। ठीक है, अब क्यों कम और क्यों ज़्यादा देखिए, निकल, ठीक है ना, पैलेडियम और प्लेटिनम, ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, ये सेकंड और ये थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। देखिए थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में मैंने आपको बताया था, ठीक है, सभी में 4f14 कंप्लीटली फिल्ड। ध्यान देना बिल्कुल, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में सभी में 4f14 कंप्लीटली फिल्ड मिलेगा। ठीक है, तो 4f14 क्या करता है, ये करता है आपका इम्प्रॉपर शील्डिंग इफेक्ट, जिसकी वजह से क्या होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द आउटर इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस और आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होगी। यह आपको ध्यान रखना है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो IE1 एंड IE2 प्लेटिनम का क्यों ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर आपकी 4f14 कंप्लीटली फिल्ड है। ठीक है, जो इम्प्रॉपर शील्डिंग करेगी, और इम्प्रॉपर शील्डिंग या शील्डिंग इफेक्ट का जो इफेक्ट है वो IE1 और IE2 तक रहता है। फिर से बता रहा हूँ, इम्प्रॉपर शील्डिंग इफेक्ट का जो इम्पैक्ट है वो कब तक रहेगा, IE1 और IE2। यानी अगर मैं IE3 की बात करूं तो मैं इस फैक्टर को लेकर नहीं चलूंगा। सो इम्प्रॉपर शील्डिंग इफेक्ट कब तक स्टडी करोगे, जब आपको IE1 और IE2 तक काम करना है। उसके बाद ये फैक्टर प्रैक्टिकली ऑपरेट नहीं करता, इसका इम्पैक्ट कम हो जाता है। ठीक है, फिर हम किसी और फैक्टर को देखेंगे। तो ये फर्स्ट हमारा हो गया कंप्लीट। नाउ सेकेंड, अब इसमें देखते हैं एग्जाम्पल, जस्ट सी आउट। Second example in thermodynamic stability. Second is platinum 4 K2, या ऐसे लिखें K2 PtCl6 exist but K2NiCl6 हाँ यही बनेगा बिल्कुल, does not exist। चलिए अब पहले काम क्या करना, आपको इनकी स्टेट निकालनी है। तो स्टेट यहाँ प्लेटिनम की क्या आएगी, स्टेट 2 प्लस x माइनस 6। सो बेटा x आ गया आपका 4, यानी प्लेटिनम 4 स्टेट में प्रेजेंट है। निकल के निकालिए, 2 प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 4, यानी निकल 4 स्टेट में प्रेजेंट है। तो यानी मैं क्या कह सकता हूँ, अब निकल 4 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। सो व्हाट विल आई राइट, कि जो निकल 4 है, ठीक है, पहले चीज इस पर ध्यान देनी है। यहाँ पर निकल कौन सी स्टेट में है, 4 स्टेट में है, और यहाँ पर आपका प्लेटिनम कौन सी स्टेट में है, 4 स्टेट में है। तो जो एग्जिस्ट करेगा इसका मतलब वो थर्मोडायनेमिकली ज़्यादा स्टेबल है। सो आई विल से प्लेटिनम 4 इज मोर स्टेबल देन निकल 4। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है। अब 4 का मतलब देखिए, यानी मुझे प्लेटिनम से पहले, मैं इसको लेफ्ट टू राइट लिखूंगा, आप प्लेटिनम से पहले फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो IE1 प्लेटिनम पॉजिटिव, सेकेंड निकालोगे बेटा IE2 प्लेटिनम 2 पॉजिटिव, फिर आप थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो IE3 प्लेटिनम 3 पॉजिटिव, और बेटा जब आप फोर्थ इलेक्ट्रॉन निकालोगे प्लेटिनम 4 पॉजिटिव IE4। ठीक है, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। अब देखिए, ये प्लेटिनम 4 जो है ये ज़्यादा स्टेबल है, इसका मतलब
IE1 प्लस IE2 प्लस IE3 प्लस IE4 ये लेस है, किसके लिए? प्लेटिनम के लिए। देयरफॉर इट इज थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल। बट रीजन भी देखेंगे अभी। सिमिलर निकल पे आ जाइए, निकल पे भी सेम करना है। निकल IE1 निकल पॉजिटिव, IE2 निकल 2 पॉजिटिव, IE3 निकल 3 पॉजिटिव और बेटा लास्ट में IE4 निकल 4 पॉजिटिव। ये -E1 -E2 -E3 -E4, -E1 -E2 -E3 -E4। अब पहले देखिए, अब ये थर्मोडायनेमिकली कम स्टेबल है, इसका मतलब चारों आयनेशन एंथैल्पीज का जो सम है वो ज़्यादा होगा। सो यहीं पर नोट कर देते हैं, द सम ऑफ IE1 प्लस IE2 प्लस IE3 प्लस IE4 इज मोर। अब देखिए आपको कौन सी स्टेट देखनी है? फोर्थ। ठीक है, तो मैं बेसिकली पहले कॉन्फ़िगरेशन पे अगर बात करूं तो निकल की जो कॉन्फ़िगरेशन आएगी यहां पर आर्गन 4s2 3d8, क्लियर। और प्लेटिनम की जो कॉन्फ़िगरेशन आएगी जिनॉन, अभी आपको लर्न होनी चाहिए कॉन्फ़िगरेशन, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे। 6s1 5d9। चलिए, सो अब ये 6s1 5d9 क्यों है? क्योंकि एक्सेप्शनल है, मैंने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कराया था, ध्यान रखिएगा। अब एक इलेक्ट्रॉन अगर आप लॉस करते हो, पहले कॉन्फ़िगरेशंस लिख लेते हैं। सो जिनॉन एज इट इज 6s0 5d9, देन जिनॉन 5d8, देन बेटा जिनॉन 5d7 और लास्ट में आएगा आपका जिनॉन 5d6। सेम यहां पर भी लिखते हैं कॉन्फ़िगरेशन। ये आएगी बेटा आर्गन 4s1 3d8, आर्गन अब ये 4s0 के सिंपल क्या रह जाएगा? 3d8। दिस इज आर्गन 3d7 और ये बेटा आर्गन 3d6। अब देखिए बात करते हैं, अब हमें फोर्थ में जाना है, तो मेजर हम देखते हैं IE3 और IE4। यहाँ पर बात करते हैं तो देखो बेटा, जब आपको थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना है तो कौन सी शेल से निकालना है? फिफ्थ शेल से। यहाँ पर थर्ड इलेक्ट्रॉन किससे निकलेगा? थर्ड शेल से। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फोर्थ इलेक्ट्रॉन कौन सी शेल से निकल रहा है? फिफ्थ शेल से। यहाँ पर भी फोर्थ इलेक्ट्रॉन किस शेल से निकल रहा है? थर्ड शेल से। अब मेरा कहने का मतलब है PT2 और PT3, Ni2 और Ni3 को देखना, स्टार्टिंग में नहीं देखना आपको, क्योंकि 1 और 2 हम देखते हैं जब सेकंड स्टेट हो। ठीक है, अगर आपको फोर्थ स्टेट में जाना है तो IE3 और IE4 को देखोगे। सो यहाँ पे क्लियर इंडिकेशन है बेटा, यहाँ पे 5 शेल है, प्लेटिनम 2 पॉजिटिव और 3 पॉजिटिव में, निकल 2 और निकल 3 में 3 शेल्स हैं। तो जितना साइज कम होगा उतनी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? ज़्यादा होगी। सो मैं पर्टिकुलरली अब अगर बात करूँगी तो टोटल मैंने लिखा, पर्टिकुलर अगर हम बात करें तो द सम ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी 3 प्लस आयोनाइजेशन एंथैल्पी 4 इज लार्ज। और इस केस में क्या होगा? सम ऑफ IE3 प्लस IE4 इज लेस। किस वजह से? बिकॉज निकल हैज निकल सॉरी व्हाट विल आई राइट, निकल 2 पॉजिटिव एंड निकल 3 पॉजिटिव, लेस साइज ऑफ निकल 2 पॉजिटिव एंड निकल 3 पॉजिटिव। यहां बात किया जाए तो यहां पर ड्यू टू मोर साइज ऑफ व्हाट विल आई राइट, प्लेटिनम 3 पॉजिटिव एंड प्लेटिनम 4 पॉजिटिव। साइज भी देख लीजिए, इसमें आपकी 5 मेन शेल है और यहां पर आपकी 3 मेन शेल है। तो अगर मेन शेल कम होंगी तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी आपको ज़्यादा लगानी पड़ेगी। सो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी में मैं कंक्लूजन करूंगा एंड में कि कैसे देखना है। देखिए, अगर आपको कंपेयर करना है सेकंड स्टेट में, किस में कंपेयर करना है? सेकंड में या M+2 में। सो आप देखेंगे IE1 और IE2 का सम। अगर आपको कंपेयर करना है फोर्थ स्टेट में +4 में, सो वैसे तो पूरा देखा जाएगा कि भी IE1 प्लस IE2 प्लस IE3 प्लस IE4, पर मेजर कौन सा होगा? IE3 प्लस IE4 इज द मेजर डिसाइडिंग। अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा आ जाती है
तो पूरे की वैल्यू भी क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। अगर इसकी वैल्यू कम होती है तो पूरे की वैल्यू आपको कम मिलेगी। सो ये बेटा हमने कंप्लीट टॉपिक स्टडी किया रिगार्डिंग द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इसको पर्टिकुलरली मैं कहूँगा एक रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी का जो कंसेप्ट है उसमें आप अभी ज़्यादा फोकस ना कीजिए, वो वी कैन से पीजी लेवल का टॉपिक है। उसका सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर देना है कि जब आप लेफ्ट से राइट 3D सीरीज में जाओगे तो जो इंक्रीज इन आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो इरेगुलर इंक्रीज है, ठीक है ना, कोई रेगुलर नहीं है। उसका रीज़न रीऑर्गेनाइजेशन और एक्सचेंज एनर्जी है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इससे ज़्यादा डिटेल 12th में ना तो नीट लेवल पे है, ना एंट्रेंस, ना CBSE, नहीं किसी बोर्ड पे। सो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी इन केस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। दैट्स ऑल।